गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू ऑल इन द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि फ़िज़िक्स इतनी इंटरेस्टिंग क्यों है, फ़िज़िक्स में हम क्या क्या चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे, फ़िज़िक्स को स्टडी करने के क्या क्या मेथड्स होते हैं, कैसे हम फिज़िक्स की स्टडी को ईजी कर सकते हैं। तो शुरुआत जब यूनिवर्स की शुरुआत हुई, यूनिवर्स में अलग अलग मटेरियल्स फॉर्म हुए, तो स्टार्टिंग से ह्यूमन सिविलाइजेशन जब से अर्थ में उनका डेवलपमेंट हुआ, तो स्टार्टिंग से लोगों ने नेचर में, इस यूनिवर्स में बहुत सारे फिनोमिना ऑब्जर्व किए। जैसे उन्होंने देखा कि डे नाइट का फॉर्मेशन है, सनराइज सनसेट का फिनोमिना है ना, मोशन है, रिवॉल्यूशन ऑफ द प्लैनेट्स है, प्लैनेट्स सन के चारों तरफ घूम रहे हैं, अपनी एक्सिस में भी रोटेट कर रहे हैं, टाइड्स हैं, वॉल्केनोज हैं, किसी बॉडी का ऊपर से नीचे गिरना है, रिवर्स हैं, प्लांट ग्रो करते हैं। तो ये बहुत सारे फिनोमिना नेचर में देखे गए। तो इन फिनोमिनास को समझने के लिए लोगों ने क्या किया, उन फिनोमिना को सबसे पहले ऑब्जर्व किया। जब भी हम किसी चीज़ की स्टडी करेंगे तो सबसे पहले ज़रूरी बात यह है कि हम उसको ऑब्जर्व करें। तो लोगों ने ऑब्जर्वेशंस लेने स्टार्ट किए। जैसे देखा कि सनराइज सनसेट का फिनोमिना है, तो लोगों ने ये देखा कि सनराइज सनसेट एक फिक्स टाइम के बाद रिपीट हो रहा है। ये उनका क्या था, एक ऑब्जर्वेशन था। या हम बोलें कि न्यूटन ने देखा कि एप्पल एक पेड़ से नीचे गिर रहा है, तो ये उनका क्या है, एक ऑब्जर्वेशन था, जिससे कि क्वेश्चंस अराइज होते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसे हर फिनोमिना के बारे में, जैसे रेनबो फॉर्मेशन है, हम देखते हैं जब कभी एटमॉस्फेयर में वाटर की ड्रॉपलेट्स होती हैं, उनसे सनलाइट अगर स्ट्राइक करती है तो सनलाइट वाटर की ड्रॉप से टकराने के बाद 7 कलर्स में स्प्लिट हो जा रही है। तो ये एक फिनोमिना है जिसको हम रेनबो फॉर्मेशन कहते हैं। तो लोगों ने ये ऑब्जर्व किया, फिर क्वेश्चंस अराइज हुए कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये फर्स्ट स्टेप था साइंस की स्टडी का, ऑब्जर्वेशन। किसी भी चीज़ की अगर हम स्टडी करें तो सबसे पहला हमारा स्टेप जो आता है वो क्या होता है, ऑब्जर्वेशन। तो ये ऑब्जर्वेशंस लोगों ने स्टार्टिंग से लेने शुरू किए। इन ऑब्जर्वेशंस की बदौलत फिर बहुत सारे उन्होंने रीजन्स देना शुरू किए कि हाँ ये फिनोमिना इस वजह से हो रहा है। जब उन्होंने ऑब्जर्व किया तो अपने एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे, उन एक्सपेरिमेंट्स की बदौलत उनको जो जो रीजन समझ में आए वो रीजन उन्होंने लिखना या लोगों को बताना स्टार्ट किया। फिर ये रीजन से उन लोगों ने थ्योरीज डेवलप की, बहुत सारी थ्योरीज अलग अलग फिनोमिना के लिए हमारे पास पहुंची। तो ये थ्योरीज और ये फिनोमिना इतने डाइवर्स हैं, इतने ज़्यादा हैं कि ये साइंस का जो नॉलेज है आज की डेट में बहुत वास्ट नॉलेज है, बहुत ज़्यादा वास्ट हो गया। तो फिर लोगों ने क्या किया, इस चीज़ को एक सिस्टमेटिक वे में अरेंज करना शुरू किया। मतलब सिस्टमेटिक वे में अरेंज करने का मीन्स कि जिस भी चीज़ की हम स्टडी कर रहे हैं तो उसको एक सिस्टमेटिक वे में स्टडी करें। मतलब सबसे पहले हमने ऑब्जर्वेशन लिया, ये फिनोमिना क्या है ना, उसकी नॉलेज हमने गेन की। उस फिनोमिना की नॉलेज गेन करने के बाद हमने क्वेश्चंस अराइज किए कि हाँ ये फिनोमिना क्यों हो रहा है, किस चीज़ की वजह से हो रहा है या कब हो रहा है। तो उस क्वेश्चन के बदौलत हमने फिर उससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स स्टार्ट किए। ये सिस्टमेटिक वे में चल रहा है। पहले ऑब्जर्वेशन से क्वेश्चंस अराइज होने के बाद एक्सपेरिमेंट्स लोगों ने स्टार्ट किए। उन एक्सपेरिमेंट्स के बाद फिर उन्होंने अपने रीजन्स स्टार्ट किए कि ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये एक सिस्टमेटिक वे में स्टडी करना शुरू हुआ। तो इसी स्टडी का नाम होता है साइंस। तो साइंस बेसिकली क्या होता है, साइंस किसी भी चीज़ का एक सिस्टमेटिक वे में स्टडी है ना। तो ये ह्यूमंस को बहुत पहले से पता चल चुका था कि जो हमारे पास नेचर में फिनोमिना है, उन्होंने इन फिनोमिना को अपने ऑब्जर्वेशन या अपने एक्सपेरिमेंट्स के बदौलत समझने का प्रयास किया। तो साइंस की डेफिनेशन हम क्या कह सकते हैं,
साइंस इट इज अ नॉलेज, it is a knowledge which humans have gained through observations and experiments. When arranged in a systematic way is called science. तो साइंस एक बहुत बड़ा नॉलेज है, क्योंकि हम जानते हैं नेचर में तो इतने सारे फिनोमिना हैं, अनकाउंटेबल फिनोमिना है। तो उन लोगों की स्टडी ह्यूमंस ने कैसे की? अपने ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर। लोगों ने ऑब्जर्व किया और फिर एक्सपेरिमेंट्स किए, तो उसके बेसिस पर उन्होंने जो नॉलेज गेन किया, उस नॉलेज को एक सिस्टमेटिक वे में जब अरेंज किया, तो उस नॉलेज का नाम हमने क्या रखा? साइंस। और आज तक हमारे पास इतनी स्टडीज हो चुकी हैं फिनोमिनास के बारे में, एक ही फिनोमिना को समझने के लिए बहुत सारी थ्योरीज हमारे पास हैं, है ना। तो ये नॉलेज बहुत वास्ट नॉलेज है। तो इतना सारा एक साथ ना पढ़ के फर्दर फिर हम साइंस की क्या करते हैं? साइंस को कैटेगराइज कर दिया जाता है अलग अलग ब्रांचेज में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड जूलॉजी, बॉटनी, अलग अलग ब्रांचेस साइंस की डेवलप हो गई। साइंस में मेनली हम किसको एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं? नेचर को। पूरे यूनिवर्स की स्टडी हम करते हैं साइंस के अंदर। तो उसी साइंस का एक पार्ट हमें पढ़ना है जिसको हम कहते हैं फिजिक्स। तो फिजिक्स इसी साइंस का एक ब्रांच है। इस फिजिक्स में हम मेनली नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना के बारे में स्टडी करते हैं। तो फिजिक्स किससे रिलेटेड है? नेचर की स्टडी एंड नेचुरल फिनोमिना की स्टडी। इससे रिलेटेड जितने भी फिनोमिना हैं, नेचर से रिलेटेड, नेचर में होने वाले जितने भी फिनोमिना हैं, वो क्यों हो रहे हैं, उनका रीज़न क्या है, किस कंडीशंस में वो होते हैं, है ना, उनसे रिलेटेड क्या क्या रिजल्ट्स हमें दिखाई देते हैं, ये सारे नॉलेज को हम फिज़िक्स के अंदर स्टडी करते हैं। तो फिज़िक्स एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत वास्ट सब्जेक्ट है और मोस्ट बेसिक है ऑफ ऑल द साइंसेस। जितने भी साइंस हम पढ़ते हैं सबका बेसिक साइंस है फिज़िक्स। तो फिज़िक्स में फर्दर अगर हम बात करें तो फिज़िक्स मेनली हमने पहले से सुना हुआ है कि नथिंग इज़ फाइनल इन साइंस। फाइनल कुछ भी नहीं है साइंस में। कोई थ्योरी आज हमारे पास है, हो सकता है आज से कुछ सालों के बाद वो थ्योरी फेल हो जाए, या हो सकता है उस थ्योरी में कोई मॉडिफिकेशंस हो जाएं। तो हम ये कहते हैं कि साइंस में कोई भी चीज़ फाइनल नहीं होती। तो ये भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, नथिंग इज़ फाइनल इन साइंस। नथिंग इज़ फाइनल इन साइंस, दैट इज साइंस इज ऑलवेज डायनामिक। जैसे इसको सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं। साइंस में कोई भी थ्योरी फाइनल नहीं है। हो सकता है कोई थ्योरी बनी तो उसमें मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं, हो सकता है कोई ऐसी बात हमें सामने मिली कि वो थ्योरी को सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो वो थ्योरी फेल भी हो सकती है। जैसे स्टार्टिंग में ये माना गया कि जो अर्थ है, अर्थ एक फ्लैट शेप की है, अर्थ का शेप स्फेरिकल नहीं माना गया। लोगों के कुछ ऑब्जर्वेशंस रहे होंगे, उसके बेसिस पर अर्थ के शेप को कैसा माना गया? फ्लैट। लेकिन बाद में ये पता चला कि अर्थ का शेप फ्लैट नहीं है बल्कि स्फेरिकल टाइप की है अर्थ। तो वो थ्योरी को मॉडिफाई कर दिया गया कि अर्थ फ्लैट नहीं है बल्कि क्या है? स्फेरिकल। ऐसे ही हमें और भी चीज़ें सामने देखने को मिली। पुराने लोगों ने पुराने दिनों में ये भी बोला कि इस सोलर सिस्टम, इस गैलेक्सी जिसमें हम रहते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी, इसमें अर्थ सेंटर है। अर्थ इस गैलेक्सी का सेंटर है और सारे प्लेनेट इंक्लूडिंग सन
उसके चारों तरफ घूमते हैं। अर्थ सेंटर है और उसके चारों तरफ सन और बाकी के प्लेनेट अर्थ के चारों तरफ घूमते हैं। ये स्टार्टिंग की थ्योरी थी, लेकिन बाद में जो ऑब्जर्वेशंस हमें मिले, सनराइज सनसेट डे नाइट का फॉर्मेशन, इन सब से हमें ये पता चला कि ऐसा नहीं है। क्या है, सन सेंटर है और सन के चारों तरफ सारे प्लेनेट्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये थ्योरी को फिर बदल दिया गया। तो पहले क्या माना कि अर्थ सेंटर है और बाकी सारे प्लेनेट्स उसके चारों तरफ घूम रहे हैं। इस थ्योरी को कहा गया जियोसेंट्रिक थ्योरी, जो कि फेल हो गई। बाद में क्या, अभी क्या सच है जो हम पढ़ते हैं कि सन सेंटर है और सन के चारों तरफ सारे प्लेनेट घूम रहे हैं, इसको कहा गया हीलियोसेंट्रिक थ्योरी। ठीक है, ऐसे ही लाइट की जब स्टडी हुई तो लाइट में भी सबसे पहले न्यूटन ने एक थ्योरी दी जिसको हम कहते हैं न्यूटन्स कॉर्पुस्कुलर थ्योरी। कॉर्पुसल्स के फॉर्म में लाइट आती है, ऐसा न्यूटन ने बताया। कॉर्पुसल्स मतलब होता है स्मॉल पार्टिकल। स्मॉल पार्टिकल्स के फॉर्म में हमारे पास सन से लाइट अर्थ तक पहुंचती है। फिर आगे फर्दर चल के एक साइंटिस्ट आए हाइगेंस, उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं होता है। हाइगेंस ने कुछ फिनोमिना ऑब्जर्व किए जो हम पूरी फिजिक्स में पढ़ेंगे आगे। तो उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशंस, अपने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर हाइगेंस ने ये सजेस्ट किया कि लाइट कॉर्पुसल से मिलकर नहीं बनी है, बल्कि लाइट वेव है। तो लाइट वेव के फॉर्म में ट्रेवल करके आ रही है। तो जो कॉर्पुसल्स थ्योरी थी न्यूटन की, उसको मॉडिफाई कर दिया हाइगेंस ने, किस थ्योरी में, वेव थ्योरी में। ठीक है, फिर आगे चल के आइंस्टाइन ने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आई एक। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी भी लाइट से रिलेटेड है। तो मैक्स प्लैंक साइंटिस्ट का नाम था, उन्होंने बोला कि लाइट एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में ट्रैवल करके आती है। ये सारी बातें जो मैं बोल रहा हूँ ये सब हमने इस फिजिक्स के अंदर पढ़ना है। जब चैप्टर्स में हम पहुँचेंगे तो वहाँ पर हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला कि लाइट एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में आ रही है। उन एनर्जी पैकेट्स का नाम उन्होंने रख दिया फोटॉन और क्वांटा। तो ये एक नई थ्योरी डेवलप हो गई। फिर आगे चल के हमें पता चला कि लाइट का नेचर ड्वेल होता है। ड्वेल नेचर मतलब लाइट बिहेव्स लाइक अ पार्टिकल एज वेल एज अ वेव। तो लाइट दोनों तरीके से बिहेव करती है, कभी वो पार्टिकल के जैसे बिहेव करती है, कभी वो वेव फिनोमिना को शो करती है। तो ये कुछ एग्जांपल्स ऐसे हैं जिनसे हमें पता चलता है कि नथिंग इज़ फाइनल इन साइंस। साइंस में फाइनल थ्योरी कुछ भी नहीं। अगर मैं कह दूं कि नहीं यही सच है तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि हो सकता है आगे चल के मॉडिफिकेशंस हों, क्योंकि ऑब्जर्वेशंस लगातार हम लेते रहते हैं और एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं। तो एक्सपेरिमेंट्स के बदौलत जो रिजल्ट्स मिलते हैं, उन्हीं रिजल्ट्स को हम क्या करते हैं, थ्योरीज़ के सारे समझने की कोशिश करते हैं। तो नेचर को समझने के लिए बेसिकली हम किसकी स्टडी कर रहे हैं, नेचर। तो नेचर को समझने के लिए लोगों ने बहुत सारे लॉज बनाए। ठीक है ना, तो नेचर को समझने के लिए हमने क्या दिए, बहुत सारे लॉज दिए, लॉज और कॉन्सेप्ट्स बनाए, थ्योरीज बनाई, किसको समझने के लिए, नेचर को समझने के लिए। तो ये थ्योरीज, ये लॉज, ये कॉन्सेप्ट बहुत सारे, एक ही फिनोमिना को समझने के लिए बहुत सारे लॉज हो सकते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं, बहुत सारी थ्योरीज हमारे पास है ना। तो यहाँ पर को हम क्या करते हैं, एल्बर्ट आइंस्टाइन का एक बहुत इम्पोर्टेंट कोट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा कि द मोस्ट इनकॉम्प्रिहेंसिबल थिंग अबाउट द वर्ल्ड इज़ दैट इट इज़ कॉम्प्रिहेंसिबल। तो ये सेंटेंस अपने आप में बहुत गूढ़ रहस्य लिए हुए। इन्होंने क्या बोल रखा है कि संसार के बारे में सबसे इनकॉम्प्रिहेंसिबल थिंग ये है कि हम कॉम्प्रिहेंसिबल, उसको कॉम्प्रिहेंसिबल कर सकते हैं। मतलब कि जितने भी डाइवर्स फिनोमिना इस नेचर में हो रहे हैं, है ना, जितने भी अनकाउंटेबल फिनोमिना इस नेचर में हो रहे हैं, उन फिनोमिनास को समझने के लिए हम फ्यू लॉज एंड फ्यू कॉन्सेप्ट्स का यूज करते हैं। जैसे रेनबो फॉर्मेशन को समझने के लिए हम क्या कहते हैं, क्या थ्योरी हमारे पास, क्या जो एक्सपेरिमेंट के बदौलत हमें मिली है कि जब भी एटमॉस्फेयर में वाटर की ड्रॉप्स हैं, वाटर की ड्रॉप से अगर सनलाइट पास होती है
तो सनलाइट वाटर की ड्रॉप में 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है, यानी कि वाटर की ड्रॉप प्रिज्म के जैसे बिहेव करती है। प्रिज्म से जब वाइट लाइट पास होती है तो 7 कलर में स्प्लिट कर देता है। तो इस वजह से वाटर की ड्रॉप से लाइट जब बाहर आती है वो 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है। हालांकि इसके पीछे और भी रीजन्स होते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, तो ये बातें बात की है। तो हमने उस रेनबो फॉर्मेशन को समझने के लिए क्या किया, एक प्रिज्म का कॉन्सेप्ट लिया। एक वाटर की ड्रॉप को हमने किसकी तरह ट्रीट किया, प्रिज्म के जैसे ट्रीट किया। तो हमने किसको समझ लिया, रेनबो को। तो ऐसे ही और भी सारे फिनोमेना, जैसे प्लेनेट सन के चारों तरफ घूमते हैं, तो इसको समझने के लिए थ्योरी क्या है कि प्लेनेट और सन के बीच में एक एट्रैक्टिव नेचर का फोर्स लग रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो प्लेनेट सन के अबाउट रिवॉल्व करते हैं। ऐसे ही मान लो कोई बॉडी है, फ्री फॉल कर रही है, ऊपर से नीचे गिर रही है, तो वो फ्री फॉलिंग में भी वो फ्री फॉल क्यों कर रही है, इसका रीज़न भी हमने किससे समझा, ग्रेविटेशनल फोर्स से समझा। तो अलग अलग फिनोमेना जितने भी हमने नेचर में देखे, उन फिनोमेनास को समझने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ लॉज का यूज़ करके उस डाइवर्स फिनोमेना को हम इजीली क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये फेमस कोट है एल्बर्ट आइंस्टाइन का दिया हुआ, द मोस्ट इनकॉम्प्रिहेंसिबल थिंग अबाउट द वर्ल्ड इज़ दैट इट इज़ कॉम्प्रिहेंसिबल। मतलब जो डाइवर्स फिनोमेना इस नेचर में, उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम फ्यू लॉज एंड फ्यू कॉन्सेप्ट्स का सहारा लेते हैं। और ये लॉज, ये कॉन्सेप्ट फाइनल है ऐसा नहीं है, साइंस में कुछ भी चीज़ फाइनल नहीं होती। ये लॉज, ये कॉन्सेप्ट चेंज भी किए जा सकते हैं या चेंज भी हो सकते हैं। तो नेचर इतना डाइवर्स है, इसके बेसिस पर एक फिलोसोफर है, बर्ट्रैंड रसेल उनका नाम था, बर्ट्रैंड रसेल। तो रसेल ने एक बार ये बोला साइंस के बारे में, वी नो वेरी लिटिल, साइंस के बारे में हम बहुत कुछ कम जानते हैं अभी तक, वी नो वेरी लिटिल एंड येट इट इज़ एस्टोनिशिंग दैट वी नो सो मच। हम साइंस के बारे में इतना कम जानते हैं, फिर भी ये आश्चर्य की बात है कि हम इतना सारा जानते हैं। ये होता है ना कि हमें लगता है कि हमें बहुत सारा नॉलेज है, बहुत सारी चीज़ें हमें पता हैं, लेकिन वो पूरे नेचर के कंपैरिजन में बहुत कम है। एक बहुत छोटे से हिस्से को ही हम जान पाते हैं। तो इसलिए रसेल जो फिलोसोफर हैं, उन्होंने ये बात कही कि वी नो वेरी लिटिल बट इट इज़ एस्टोनिशिंग दैट वी नो सो मच, बट इट इज़ मोर एस्टोनिशिंग दैट so little knowledge of science can give us so much power। और उससे भी ज़्यादा आश्चर्य की बात ये है, बोला कि इतनी कम नॉलेज हमें होने के बाद भी हमारे पास आज इतनी पावर्स हैं। आप देख रहे हैं साइंस की वजह से पूरे अर्थ में आज कितना फास्ट कम्युनिकेशन है, डेवलपमेंट है, इंटरनेट कनेक्टिविटी है, बहुत सारे, हमने अपनी लाइफ को इतना इजी बना लिया है इसी साइंस की बदौलत। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो साइंस को इंटरेस्टिंग बनाती हैं। हम जानना चाहते हैं कि ये कम्युनिकेशन इतना फास्ट कैसे होता है। हमारी पिन पॉइंट लोकेशन पता चल जाती है जीपीएस के थ्रू, तो जीपीएस वर्क कैसे करता है, ये सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हम फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं। तो थोड़ा सा अगर मैं बात करूँ कि किसी भी चीज़ को अगर हम साइंटिफिकली स्टडी करें, किसी भी चीज़ की, किसी भी फिनोमिना की अगर हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं, तो उस साइंटिफिक स्टडी को हम कैसे करते हैं, क्या स्टेप्स होते हैं साइंटिफिक स्टडी के, ये थोड़ा सा हम समझते हैं। क्योंकि अगर हम साइंस के स्टूडेंट हैं तो हमें ये पता होना चाहिए स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक स्टडी। तो साइंस की स्टडी का सबसे फंडामेंटल स्टेप ये होता है ऑब्जर्वेशन। जब तक हम किसी फिनोमिना को ऑब्जर्व नहीं करेंगे तब तक हम उस फिनोमिना के बारे में सोच नहीं सकते, है ना। तो हमें देखना पड़ेगा कि ये फिनोमिना कौन सा फिनोमिना है। जब हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे तो ऑब्जर्वेशन के बदौलत हमारे पास क्या होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज होंगे। हम ये सोचेंगे कि ये फिनोमिना किस वजह से हो रहा है, क्या इसके कारण हैं, किन कंडीशन में ये फिनोमिना होता है,
या इस फिनोमिना से क्या क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में अराइज होते हैं। तो किसी भी चीज़ की स्टडी के लिए, साइंटिफिकली स्टडी करने के लिए सबसे मोस्ट बेसिक स्टेप क्या है? ऑब्जर्वेशन। तो जब हमारे पास क्वेश्चन अराइज होते हैं तो सेकंड स्टेप होता है एक्सपेरिमेंट। अब हम इससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। इस स्टेप को हम कहते हैं कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट ये साइंटिफिक स्टडी का सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। मतलब हमने क्या किया, जो क्वेश्चंस हमारे पास अराइज हुए हैं, जो ऑब्जर्वेशन हमने लिया हुआ है, जो हमने चीज़ देखी हुई है, उससे रिलेटेड जो भी एक्सपेरिमेंट हमें करना है, उस एक्सपेरिमेंट को हम परफॉर्म करते हैं। कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है कि उस एक्सपेरिमेंट की कंडीशंस को हम चेंज करते हुए ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। ये नहीं कि एक ही जगह पर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मतलब एक ही लोकेशन पर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं बार बार, तो ये बहुत अच्छा साइंटिफिक स्टडी का स्टेप नहीं माना जाता। हमें क्या करना चाहिए, अलग अलग लोकेशन पर उस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करना चाहिए, तब देखना चाहिए क्या हमारे रिजल्ट्स वेरी कर रहे हैं, है ना। तब हमें पता चलेगा कि हाँ ये फिनोमिना तो लोकेशन चेंज होने से चेंज हो जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, अपने एक्सपेरिमेंट्स को अलग अलग लोकेशन पे, अलग अलग टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशंस पे, है ना, और अलग अलग टाइम पे परफॉर्म करके देखते हैं। इस स्टेप को कहा जाता है कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। अब जब हमने एक्सपेरिमेंट कर लिया तो अब हमें वो ऑब्जर्वेशन समझ में आने लगता है। देखो कोई भी स्टेप इंस्टेंटेनियस नहीं है, ये नहीं कि आपने ऑब्जर्व किया 5 मिनट में और 7 मिनट में एक्सपेरिमेंट कर लिया, ऐसा नहीं। तो कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमें बहुत सारा टाइम चाहिए अलग अलग लोकेशन पे, तो ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है। तो जो भी साइंटिस्ट, जो भी हम थ्योरीज पढ़ते हैं, ये 5 मिनट की थ्योरीज बनी हुई नहीं होती। तो इनके पीछे उन साइंटिस्ट की बहुत सारी मेहनत छिपी होती है, जिसको हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो ये जो सेकंड स्टेप है कंट्रोल एक्सपेरिमेंट करने के बाद अब हमें ये फिनोमिना जो भी हम ऑब्जर्व कर रहे थे वो थोड़ा थोड़ा हमें समझ में आने लगता है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, थर्ड स्टेप होता है रीजनिंग। अब हम उस फिनोमिना से रिलेटेड रीजन्स देना शुरू करते हैं। रीजनिंग के स्टेप में हम क्या करते हैं, रीजन्स देना स्टार्ट करते हैं। रीजन्स देने का मतलब अब हम ये बताते हैं कि ये फिनोमिना क्यों हो रहा है। रीजनिंग 2 टाइप से की जाती है। एक होती है क्वालिटेटिव रीजनिंग एंड सेकंड होती है क्वांटिटेटिव रीजनिंग। तो 2 टाइप के रीजन्स हम यहाँ पर देते हैं। क्वालिटेटिव रीजनिंग का मतलब जो फिनोमिना हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या है, उस फिनोमिना से रिलेटेड क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, ये हम बताते हैं। जैसे सपोज़ मैंने एक फिनोमिना ऑब्जर्व किया कि कोई बॉडी ऊपर से नीचे गिर रही है, तो ये एक फिनोमिना है, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। तो इस फिनोमिना की क्वालिटी क्या है, ऊपर से नीचे गिरना। भले वो बॉडी हल्की हो या भले वो बॉडी भारी हो, कैसी भी बॉडी हो, कितना भी उसके अंदर मास हो, है ना, उसकी लेंथ कुछ हो, उसकी ब्रेथ कुछ हो, उसकी हाइट कुछ हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी क्वालिटी ये है कि वो हमेशा अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती है। तो ये क्वालिटेटिव रीजनिंग मैंने बताई। क्वांटिटेटिव रीजनिंग में हम क्या करते हैं कि जो फिनोमिना हमने ऑब्जर्व किया उससे रिलेटेड क्या क्या क्वांटिटीज़ उसमें इंक्लूडेड हैं, उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देते हैं। जैसे मान लो ये कोई बॉडी ऊपर से नीचे गिर रही है, तो ऊपर से नीचे गिरना तो इसकी क्वालिटी है। अब ऊपर से नीचे ये गिर रही है तो ये कितने टाइम बाद नीचे पहुंचेगी, यानी कि हम टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं, किस वेलोसिटी से वो नीचे गिरेगी, क्या ये वेलोसिटी कांस्टेंट है, ऊपर से नीचे गिरने का जो टाइम है क्या वो बॉडी के मास पे डिपेंड करेगा, ये सब उसकी क्वांटिटेटिव रीजनिंग में आता है। तो क्वांटिटेटिव रीजनिंग में हम क्या बताते हैं, उस फिनोमिना में इंक्लूडेड क्वांटिटी, जैसे हम टाइम नोट कर रहे हैं या हम वेलोसिटी नोट कर रहे हैं या हम ये बता रहे हैं कि वो जो बॉडी टाइम ले रही है ऊपर से नीचे गिरने में, वो टाइम उस बॉडी के मास पे डिपेंड कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये सब क्वांटिटेटिव रीजनिंग के अंदर आता है। तो रीजनिंग वाले स्टेप में 2 टाइप की हमने रीजनिंग देनी है। क्वालिटेटिव रीजनिंग, फिनोमिना की क्वालिटीज़ के बारे में हमें बताना है,
और क्वांटिटेटिव रीजनिंग, उस फिनोमिना से रिलेटेड क्या क्या मैथमेटिकल टर्म्स हमने इंक्लूड किए हैं, मतलब किस टाइम के बारे में, वेलोसिटी के बारे में, ये सब कुछ क्वांटिटेटिव रीजनिंग के अंदर आता है। रीजनिंग होने के बाद हम अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम होता है मैथमेटिकल मॉडलिंग। मैथमेटिकल मॉडलिंग। अब मैथमेटिकल मॉडलिंग में हम क्या करते हैं, ये जो फिनोमिना हमने अभी तक यहाँ तक पहुँचा, इसकी स्टडी यहाँ तक हमने कर ली, अब इस फिनोमिना के लिए हम कोई एक मॉडल सजेस्ट करते हैं। मॉडल सजेस्ट करने का मतलब, जैसे हम बहुत सारे एटॉमिक मॉडल स्टडी करते हैं, तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की, तो उन्होंने एटम का स्ट्रक्चर समझने के लिए क्या बताया, एक मॉडल, कि उन्होंने बोला कि एटम एक सॉलिड स्फीयर है। एक एटम को उन्होंने क्या माना, एक सॉलिड स्फीयर है, नहीं है, उस सॉलिड स्फीयर के अंदर जगह जगह पे इलेक्ट्रॉन धंसे रहते हैं। ये एक उन्होंने एक मॉडल प्रपोज किया। इस मॉडल को उन्होंने क्या नाम दिया, थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल। तरबूज के जैसा उन्होंने कंपेयर किया एटम को, जैसे तरबूज होता है सॉलिड स्फेरिकल, वैसे ही एटम को भी उन्होंने क्या माना, स्फेरिकल शेप का माना। तो ये एक मॉडल हम देना शुरू करते हैं, क्यों दिया, समझने के लिए उस फिनोमिना को। तो मैथमेटिकल मॉडलिंग वाले स्टेप में हम क्या करते हैं कि हम उस फिनोमिना से रिलेटेड एक मॉडल सजेस्ट करते हैं, जिससे कि हम उस फिनोमिना को समझ पाएँ। अब वो मॉडल्स ज़रूरी नहीं है सही हो, अब इस मॉडल के बेसिस पर हम क्या करते हैं ना, उस क्वांटिटी का मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन करते हैं। उस फिनोमिना के रिलेटेड हम क्या करते हैं, उस फिनोमिना से रिलेटेड हम क्या करते हैं, फॉर्मूला तैयार करते हैं। जैसे एक बॉडी ऊपर से नीचे गिर रही है, तो मैंने उसकी फाइनल वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला बनाया v = u + at। कितनी डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगी ये निकालने का फॉर्मूला बनाया, s = ut + ½ at², है ना। मान लो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बनाया, a = v - u/t। तो ये सब क्या है, फॉर्मूलेशन है। हम उस फिनोमिना को समझने के लिए एक फॉर्मूला देते हैं, और ये फॉर्मूला हमने किसके बेसिस पर दिया, जो मॉडल हमने सजेस्ट किया, जो मॉडल हमने सोचा, उस मॉडल के बेसिस पर हमने एक फॉर्मूला तैयार किया। तो मैथमेटिकल मॉडलिंग में हम क्या करते हैं, जिस फिनोमिना को हम स्टडी कर रहे हैं, उस फिनोमिना को समझने के लिए हम एक मॉडल तैयार करते हैं। एक मॉडल हमने तैयार किया, उस मॉडल के बेसिस पर हमने एक मैथमेटिकल फार्मूला डिराइव किया। उस मैथमेटिकल फार्मूले से हम उस फिनोमिना से रिलेटेड क्वांटिटीज़ को हम फाइंड आउट कर सकते हैं मैथमेटिकली। जैसे F = g(m1m2)/r², न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ, ये भी क्या है, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है ना। हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से दो मासेस के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल सकते हैं, जब हमें उन दोनों मासेस के बीच की डिस्टेंस पता हो, है ना। तो इस स्टेप में हम क्वांटिटी या फिनोमिना से रिलेटेड फॉर्मूला तैयार करते हैं। अगला स्टेप होता है प्रिडिक्शन। अब क्या किया जाता है, जो भी हमने ये फॉर्मूला तैयार किया, जो भी फॉर्मूला, जो भी रिलेटेड फॉर्मूला है वो तैयार किया, उस फॉर्मूले से रिलेटेड हम एक प्रिडिक्शन करते हैं। प्रिडिक्शन का मतलब हम उस फिनोमिना के बारे में पहले से ये बता देते हैं कि हाँ, कुछ टाइम के बाद ऐसा होने वाला है। साइंस में प्रिडिक्शन बहुत ज़रूरी होती है, जिससे कि हमें पता चल पाए कि हमारा जो फॉर्मूला बना हुआ है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो हम क्या करते हैं, इस स्टेप में हम प्रिडिक्शन शुरू करते हैं। उस फिनोमिना से रिलेटेड हमने कुछ चीज़ें प्रिडिक्ट की। प्रिडिक्शन करने के बाद दो चीज़ें होती हैं, या तो ये प्रिडिक्शन वेरीफाई हो जाएगी, अगर ये वेरीफाई हो गई तो इस स्टेप को कहते हैं वेरिफिकेशन। प्रिडिक्शन हमने किसके बेसिस पर करी, जो हमने फॉर्मूला दिया, उस फॉर्मूले के बेसिस पर हम फिनोमिना के बारे में कुछ प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है। जैसे सपोज हम, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है आजकल कि हम वेदर कंडीशन के बारे में पहले ही आजकल जान लेते हैं। तो पहले ये प्रिडिक्ट कर दिया जाता है कि आज से 3 दिन बाद या 2 दिन बाद ये तूफ़ान यहाँ टकराने वाला है, या फिर यहाँ इस हिस्से में बारिश हो सकती है। ये तो ये सब क्या है, प्रिडिक्शन का हिस्सा है। वो कैसे प्रिडिक्ट करते हैं कि देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, मैथमेटिकल मॉडलिंग उनके पास सब कुछ होती है, तो अपने फॉर्मूले, अपनी रीजनिंग के बेसिस पर वो प्रिडिक्शन करते हैं। प्रिडिक्शन जब हमने कर दी
तो प्रिडिक्शन के बाद अगर वो प्रिडिक्शन सही हो गई तो हम बोलेंगे कि हमारी साइंटिफिक स्टडी वेरीफाई हो रही है, तो इसको वेरिफिकेशन कहते हैं। या फिर वो फॉल्सीफाई भी हो सकती है, तो इस स्टेप को हम फॉल्सिफिकेशन कहते हैं। तो यहाँ से दो बातें होती हैं, या तो वेरिफिकेशन होगा या फिर फॉल्सिफिकेशन होगा। अगर फॉल्सिफिकेशन हो गया तो इसका मतलब हमारे स्टेप्स में कहीं ना कहीं कमियां हैं। हो सकता है जो हमने मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन किया वो गड़बड़ है, या हमारी रीजनिंग गड़बड़ है, एक्सपेरिमेंट्स में कुछ कमियां रह गई है ना। तो बहुत बार साइंटिस्ट के साथ ये होता है कि जो वो थ्योरी प्रपोज कर रहे हैं वो फॉल्सिफाई भी होती है, तो उसको सही करने के लिए फिर हमने इस स्टेप्स को दोबारा फॉलो करना होता है। तो साइंटिफिक स्टडी किसी भी चीज़ की करने के लिए ये हमारे पास बेसिक स्टेप्स होते हैं। तो यहाँ तक समझ में आया होगा। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास कुछ मेथड्स हैं जिससे हम फिजिक्स की स्टडी को आसान बना सकते हैं। स्टेप्स टू सिंप्लीफाई द स्टडी ऑफ फिजिक्स। ये पूरी फिजिक्स में चलेगा, जब तक फिजिक्स आप पढ़ेंगे तब तक ये मेथड्स को हम यूज करेंगे। तो फिजिक्स की स्टडी को सिंप्लीफाई करने की दो मेथड्स होती हैं। सबसे पहली मेथड होती है यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन जैसा इसका नाम है, यूनिफाई करना। यूनिफाई करने का मतलब क्या हुआ, नेचर में जो अलग अलग फिनोमिना हो रहे हैं उनको समझने के लिए अलग अलग थ्योरीज अगर हम बनाएं तो ये पढ़ना काफ़ी क्या होगा, टफ होगा, क्योंकि एक ही फिनोमिना से रिलेटेड बहुत सारी थ्योरीज है। तो अगर मैंने एक फिनोमिना समझना है तो मैंने उससे रिलेटेड फर्स्ट थ्योरी भी पढ़नी है, सेकंड भी पढ़नी है, थर्ड भी पढ़नी है, अलग अलग थ्योरीज मैंने पढ़नी है, तो ये स्टडी क्या हो जाएगी, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो यूनिफिकेशन में हम क्या करते हैं, बहुत सारे फिनोमिना को समझने के लिए एक सिंगल थ्योरी बनाते हैं। एक से ज़्यादा फिनोमिना को समझने के लिए हमने एक सिंगल थ्योरी बनाई। उस थ्योरी के सहारे से मैंने 3-4 फिनोमिना समझ लिए। फिर अगले कुछ फिनोमिना समझने के लिए मैंने कुछ एक थ्योरी बनाई। फिर अगले कुछ फिनोमिना हमने एक थ्योरी से समझे। तो डाइवर्स फिनोमिना को समझने के लिए, अलग अलग फिनोमिनास को समझने के लिए हमने कुछ लॉज या कुछ कॉन्सेप्ट का ही सहारा लिया। एक थ्योरी, एक ही कॉन्सेप्ट का सहारा लिया, तो इस प्रोसेस का नाम क्या होता है, यूनिफिकेशन, है ना। टू अंडरस्टैंड वेरियस फिनोमिना इन नेचर वी यूज few concepts और लॉज। इस प्रोसेस का नाम यूनिफिकेशन है। अलग अलग फिनोमिना को समझने के लिए हमने कुछ लॉज या कुछ कॉन्सेप्ट का सहारा लिया, वरना तो कॉन्सेप्ट बहुत सारे हो सकते हैं। तो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के सहारे अगर हम पढ़ेंगे तो हमारी स्टडी क्या हो जाएगी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो यूनिफिकेशन एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। जैसे इसका एक एग्जांपल मैं तुम्हें बताऊं कि इस नेचर में बहुत सारे फोर्सेस पाए जाते हैं अलग अलग। जैसे आपने नाम सुने होंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, डैम्पिंग फोर्स, है ना। कोई भी फोर्स हो, टॉर्क भी एक फोर्स से ही जनरेट होता है, टॉर्क, है ना। तो अलग अलग फोर्सेस हमारे नेचर में पाए जाते हैं। तो इन सारे फोर्सेस को हटा के क्या कोई हमारे पास ऐसा फोर्स आ जाए जिससे कि ये जितने भी फोर्सेस नेचर में ये सब एक्सप्लेन हो सकें। तो इसके लिए भी स्टडी अभी जारी है। ये अभी तक नहीं मिला हुआ है कि कौन सा ऐसा सिंगल फोर्स इस नेचर में एग्जिस्ट करता है जिससे कि ये सारे फोर्सेस डेवलप हुए हैं। तो अभी तक जो हमारी स्टडी पहुंची है, साइंटिस्ट ने ये बताया हुआ है कि हमारे नेचर में सिर्फ 4 फोर्सेस हैं फंडामेंटल। अगर वो चारों फोर्सेस हमने स्टडी किए तो हमें सारे फोर्सेस इस नेचर में जितने भी एग्जिस्ट करते हैं सब समझ में आते हैं। वो 4 मोस्ट बेसिक फंडामेंटल फोर्सेस कौन कौन से हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। बाकी हमने फ्रिक्शनल फोर्स की बात नहीं की, विस्कस फोर्स की बात नहीं की, है ना। सिंपल पेंडुलम में डैम्पिंग फोर्स की बात नहीं की, है ना। तो ये सब फ्रिक्शनल फोर्स है या हमारे पास विस्कस फोर्स है, ये किसी
इन्हीं चारों में से किसी न किसी का पार्ट होगा। किसका होगा ये सब हम बाद में स्टडी करेंगे, है ना। तो हमने सारे फोर्सेस को हटा के सिर्फ 4 फोर्सेस अपने पास रखे, तो ये प्रोसेस क्या है, यूनिफिकेशन। फिर हमारी कोशिश क्या है कि चारों फोर्सेस भी हट जाएं और उनकी जगह एक सिंगल फोर्स हम ऐसा ढूंढें, ऐसा फॉर्मुलेट करें कि जिससे वो सारे फोर्सेस एक्सप्लेन हो सकें। तो ये प्रोसेस का नाम यूनिफिकेशन होता है। सेकेंड प्रोसेस होती है रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म, इसका नाम जैसा दिया रिडक्शन, कोई हमारे पास कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है, कॉम्प्लिकेटेड कोई प्रोसेस है, उस कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस को समझने के लिए हम क्या करते हैं, उस फिनोमिना का रिडक्शन करते हैं। रिडक्शन मतलब उसको पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं, अलग अलग पार्ट बनाते हैं। जैसे फिजिक्स में एक इम्पोर्टेंट इंटरेस्टिंग ब्रांच है जिसका नाम होता है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोडायनामिक्स ये बहुत बड़ी ब्रांच है फिजिक्स में। इसमें हम चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इनके बारे में स्टडी करते हैं। इस ब्रांच का नाम होता है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तो ये कॉम्प्लिकेटेड फिनोमिना है, ये बहुत बड़ा फिनोमिना है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तो अगर मैंने इसको समझना है तो मैंने सबसे पहले क्या समझना है, चार्ज के बारे में। मैंने एक हिस्सा इससे निकाल लिया, चार्ज। फिर चार्ज की प्रॉपर्टीज, चार्ज की प्रॉपर्टीज़ में भी 2 हिस्से बना दिए। चार्ज जब रेस्ट पर है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं वो अलग टाइप से पढ़ा। फिर चार्ज जब मोशन में आता है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, है ना। फिर हमने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ा, फिर मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड किससे जनरेट होता है ये सारी चीज़ें पढ़ी। फिर उससे रिलेटेड मैथमेटिकल फॉर्मूलेज की स्टडी की। तो हमने क्या किया, इस ब्रांच को अलग अलग हिस्सों में क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। चार्ज एक हिस्सा बनाया, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज एक हिस्सा बनाया, उसमें भी चार्जेज एट रेस्ट, जब वो रेस्ट पर हैं तो उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। फिर चार्जेज इन मोशन, ये सब। फिर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के कॉजेज, कैसे प्रोड्यूस होता है मैग्नेटिक फील्ड, है ना। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में रिलेशन होता है, ये अलग अलग पार्ट्स में हमने इसको क्या किया, ब्रेक किया। तो इस प्रोसेस का नाम क्या होता है, रिडक्शनिज्म। तो सिंप्लीफाई करने के लिए, फिजिक्स को आसान बनाने के लिए 2 स्टेप हमारे पास हैं, यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म। तो ये बातें आनी चाहिए। अब हम बात करते हैं, एक और छोटी सी चीज़ हमें आनी चाहिए, इसको हम कहते हैं स्कोप ऑफ फिजिक्स। स्कोप ऑफ फिजिक्स का मतलब क्या है कि फिजिक्स में हम कहाँ से कहाँ तक की चीज़ों की स्टडी कर रहे हैं। स्कोप का मतलब यहाँ पर क्या है, स्कोप का मतलब है रेंज। स्कोप का मतलब रेंज, मतलब हम ये पढ़ने वाले हैं कि फिजिक्स की रेंज क्या है, मतलब हम इसमें कहाँ से लेके कहाँ तक की चीज़ों की स्टडी करते हैं। तो फिजिक्स में हम 2 चीज़ों की स्टडी करते हैं। सबसे पहले वो चीज़ें जो हमें आँखों से दिखाई देती हैं, जो हमारे सामने प्रेजेंट है, हमें दिखाई देती हैं, उन चीज़ों को हम कहते हैं मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। तो फिजिक्स में हम मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करते हैं, जो भी चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं उन सबको तो हमने पढ़ना ही पढ़ना है। इसके अलावा हम इसमें क्या भी पढ़ते हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। माइक्रोस्कोपिक मतलब ऐसी ऑब्जेक्ट जो बहुत छोटी हैं, हमें दिखाई नहीं देती अपनी आँखों से, इनको देखने के लिए हमें किसी अदर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का सहारा लेना पड़ता है। जैसे माइक्रोस्कोप के बदौलत, या बहुत छोटा है तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के हेल्प से हम इन चीज़ों को देखते हैं। तो फिजिक्स में हम मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट की भी स्टडी करेंगे। प्लैनेट्स हमें दिखते हैं, तो प्लैनेट कैसी ऑब्जेक्ट्स हैं, मैक्रोस्कोपिक, उनकी भी स्टडी करेंगे। एज वेल एज ऐसी चीज़ें जो हमें दिखाई नहीं देती माइक्रोस्कोपिक, जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूक्लियस है, एटम है, इन सब की भी यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो ये फिजिक्स का स्कोप है। तो फिजिक्स माइक्रोस्कोपिक डोमेन से लेके या माइक्रोस्कोपिक लेवल से लेके मैक्रोस्कोपिक लेवल तक स्टडी हमें करनी होती है। अब इससे ये समझ में आता है कि इसमें तो पूरा यूनिवर्स है। तो यूनिवर्स में कुछ चीज़ें माइक्रोस्कोपिक हैं और कुछ चीज़ें कैसी हैं, मैक्रोस्कोपिक। तो हम मेनली यूनिवर्स को ही एक्सप्लोर करते हैं इस फिजिक्स के अंदर, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स की जो स्टडी हुई वो मॉडर्न फिजिक्स के अंदर पढ़ी जाती है। मॉडर्न फिजिक्स
जो बहुत छोटी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इनकी स्टडी करते हैं वो मॉडर्न फिजिक्स के अंदर करते हैं। मॉडर्न फिजिक्स का मतलब है ये मोस्टली ये जो फिजिक्स बनी है 1900 के बाद डेवलप हुई है। 1900 के बाद जो भी फिजिक्स डेवलप हुई, क्वांटम मैकेनिक्स है ना, तो क्वांटम मैकेनिक्स जो है मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है। रेडिएशन, मैटर, ड्वेल नेचर, ये सब कुछ आफ्टर 1900 डिस्कवर हुआ, तो ये माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आता है। मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स जिसमें हम पढ़ते हैं कि एक बॉडी ऊपर से नीचे गिर रही है, किन लॉज को फॉलो कर रही है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, पैराबोलिक मोशन, रोटेशनल मोशन, ये सारी चीज़ें, ऑप्टिक्स, लाइट के बारे में स्टडी, तो ये सब क्लासिकल फिजिक्स के अंदर आता है। क्लासिकल फिजिक्स का मतलब, क्लासिकल फिजिक्स मोस्टली बिफोर 1900 डेवलप हुई है। 1900 से पहले जो फिजिक्स डेवलप हुई उसको क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं। मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के साथ डील करते हैं। और आफ्टर 1900 क्वांटम मैकेनिक्स डेवलप हुई, रेडिएशन, मैटर का ड्वेल नेचर डेवलप हुआ, है ना, स्पिन के बारे में पता चलना शुरू किया, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, बहुत सारी थ्योरीज यहाँ पर आई जो मॉडर्न फिजिक्स का हिस्सा है। तो ये किसके साथ डील करता है? माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के साथ। तो ये चैप्टर हम यहीं पर इसको ख़त्म करेंगे। अब हम अपने मेन चैप्टर्स में आएंगे, यूनिट्स एंड मेजरमेंट से हम आगे को अब स्टडी करना शुरू करेंगे। तो ये चैप्टर एक बेसिक है जिसमें ये बताया गया कि फिजिक्स में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, फिजिक्स के स्कोप क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें हम इसमें स्टडी करते हैं, क्या तरीका होता है फिजिक्स को स्टडी करने का। 2 तरीके, यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म, ताकि हम फिजिक्स को सिंप्लीफाई कर सकें। और इसके साथ साथ साइंटिफिक स्टडी हम किसको कहते हैं, उसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन इस फिजिक्स का दिया। फिजिक्स वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। और फिजिक्स को सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि फिजिक्स को किताब में पढ़ के ऐसे पढ़ा नहीं जाता। आपने खुद से सोचना है कि वाकई में फिनोमिना क्यों हो रहे हैं, वाकई में हम ये चीज़ पढ़ रहे हैं तो इसके क्या रिजल्ट्स हैं, हमारी डेली लाइफ में ये कैसे अफेक्ट कर रहा है, फॉर्मूला जो आ रहा है उस फॉर्मूले के साथ हम क्या क्या चीज़ कर सकते हैं। वो फॉर्मूला हमने रट लिया, हमें याद हो गया, इतना ही काफ़ी नहीं है, वो फॉर्मूला हमने क्या समझा कितना है, ये इम्पोर्टेंट है। तो हम नेक्स्ट चैप्टर में फिर आगे डिस्कस करेंगे।